चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बातचीत बंद कर दीजिए, आइए सब्जेक्ट पर। रिएक्शन पर रहे थे ना? कहाँ तक हो गया था रिएक्शन? अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग समझ रहे हैं और कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। सारे केमिकल रिएक्शन एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शन को कई भागों में बांटा गया। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तमाम तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं को देखे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं की जब विशेषताओं को समझ रहे थे तो हमने ये समझा था कि रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो वह ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है और ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो है वह नाम के आधार पर, यह नाम से उसका अर्थ निकल जाता है कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है। उष्मा का अवशोषण करके अगर हो रहा है तो उष्मा शोषी, और उष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी। तो उष्मा परिवर्तन के आधार पर समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को केवल दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। रासायनिक अभिक्रियाओं का क्लासिफिकेशन एक और तरह से किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का क्लासिफिकेशन अब तक हम लोग दो प्रकार से कर चुके हैं। एक, अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को देखकर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को कुल 7 भागों में बांटा। फिर उष्मा परिवर्तन के आधार पर समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा। अब रासायनिक के साम्यावस्था के आधार पर, केमिकल इक्विलिब्रियम के आधार पर समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। रासायनिक के साम्यावस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। रासायनिक साम्यावस्था है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, वह आप तुरंत जान जाइएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये जानिए कि रासायनिक साम्यावस्था के आधार पर, केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिस पर समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इसको कहते हैं हिंदी में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, इरिवर्सिबल। अब अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या, किसे कहेंगे? तो अधिकांश रिएक्शन होते क्या है, उदाहरण के लिए कि जैसे आपने कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, यानी अभिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपका उत्पाद है?
यानी प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में देखिए कि अभिकारक उत्पाद बन रहा है, लेकिन ये जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये फिर अभिकारक नहीं बन सकता है। ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें अभिकारक उत्पाद बने और उत्पाद से अभिकारक पुनः नहीं बने, तब वह रिएक्शन क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। यानी कि एक ही तरफ संपन्न होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आप समझिए दूसरा रिएक्शन, दूसरा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कुछ रिएक्शन जैसे कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अमोनिया बनता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। बना हुआ अमोनिया उसी टेम्परेचर पर पुनः क्या बनने लगता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लगता है। यानी जिस ताप पर अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, अभिक्रिया के दौरान ही उसी ताप पर उत्पाद क्या बनने लगते हैं? अभिकारक बनने लगते हैं। इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाला रिएक्शन, और इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एक ही दिशा में संपन्न होने वाला रिएक्शन। हालांकि अधिकांश रासायनिक जगत में अधिकांश जो रिएक्शन होते हैं उसकी प्रकृति क्या है? अनुत्क्रमणीय है। वो एक ही तरफ संपन्न होते हैं, अभिकारक उत्पाद बन जाते, बस हो गया। तो ऐसे तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक उत्पाद बने, अभिक्रिया के दौरान उत्पाद से अभिकारकों की प्राप्ति न हो सके, या ऐसी रिएक्शन जो हमेशा एक ही दिशा में संपन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें अभिकारक आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, और अभिक्रिया के दौरान ही उत्पाद से टूटकर फिर क्या बनने लगता है? अभिकारक बनने लगता है। तो दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कहते हैं। और केवल एक ही दिशा में संपन्न होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय कहते हैं। क्लियर हो गया? उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय समझ गए? अब एक एग्जांपल आपके नोट में गलत है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? नोट में ये गलत तरीके से इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, लेकिन इसको आप सही कर लीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबल रिएक्शन के उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट जो गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन के उदाहरण है। यह इरिवर्सिबल का उदाहरण नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए कि ऐसी तमाम अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक
उत्पाद बनाए और उसी समय जिस समय रिएक्शन हो ही रहा है उत्पाद टूट करके क्या बनने लगे, अभिकारक बनने लगे, तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों दिशा में संपन्न होती है। तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और उत्पाद से अभिकारक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन को 2 भागों में बांटा जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, उत्पाद, और रिवर्स का मतलब है कि उत्पाद टूट करके क्या बन जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब एक बात समझिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन में अभिकारक उत्पाद बन रहा है और उसी टेम्परेचर पर उसी स्थिति में उत्पाद क्या बनने लगता है, अभिकारक बनने लगता है। अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे ही छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें, तो यह रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम स्वतंत्र छोड़ दें, अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम स्वतंत्र छोड़ दें, तो यह रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों? तो अभिकारक क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। अभिकारक क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। उत्पाद क्या बन रहे हैं, ये दौर लगातार चलते रहेगा और कभी रिएक्शन समाप्ति नहीं होगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो यह रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि अभिकारक उत्पाद बनते हैं, उत्पाद अभिकारक बनते हैं। तो फिर इस रिएक्शन को समाप्त कैसे किया जाए? तो ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जो रिवर्सिबल होता है, ऐसी तमाम रासायनिक अभिक्रिया जो रिवर्सिबल होता है, उसको समाप्त करने के लिए तरीका क्या है कि उत्पाद बना और अभिक्रिया के क्षेत्र से उत्पाद को तुरंत क्या करे, हटा लेते। यानी अमोनिया बना और तुरंत यहां से अमोनिया निकालने की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। और अगर हम तुरंत उत्पाद हटा लेंगे तो जिस परिस्थिति में यह उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित होता है, वह परिस्थिति हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। और परिस्थिति समाप्त हो गया, फिर अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नहीं बदलेगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उन्हें अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह कभी समाप्त नहीं होगा। और इस स्थिति में अगर हमें रिएक्शन को समाप्त करना है तो अभिक्रिया के क्षेत्र से उत्पाद को तुरंत क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। हालांकि अगर उत्पाद एक से अधिक हो, मसलन आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी पुनः कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर यह रिएक्शन संपन्न करवा रहे हैं तो उत्पाद हमारा कितना है, इनमें से किसी एक उत्पाद को यहां से हटा देंगे, किसी एक उत्पाद को अभिक्रिया के क्षेत्र से हटा देंगे, तो रिवर्सिबल जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि इसी रिएक्शन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत यहां से निकाल दे तो फिर यह रिवर्सिबल नहीं रह पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक समय पर समाप्त हो जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अभिक्रिया के क्षेत्र से उत्पाद को तुरंत क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नहीं तो रिवर्सिबल लगातार चलते रहेगा, अभिकारक उत्पाद बनेगा, उत्पाद अभिकारक बनेगा, चलते ही रहेगा।
क्लियर? क्या हुआ? प्रोडक्ट एक ही रहेगा तब उसी प्रोडक्ट को हटाइए। जैसे यहां पर एक ही प्रोडक्ट है, अमोनिया को ही हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया? ऐसे रिएक्शन जो एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, मतलब अभिकारक केवल उत्पाद बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं। दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया को, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो कभी समाप्त नहीं होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समाप्त करने के लिए अभिक्रिया के छेद से उत्पाद को क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। अगर उत्पाद 2 या 2 से अधिक है तो किसी भी एक उत्पाद को हटा लेने पर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि शुरुआत में हम आपको बताए थे कि सामान्य तौर पर रासायनिक अभिक्रिया को 7-8 प्रकारों में बांटा जाता है। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। और रासायनिक साम्यावस्था के आधार पर, केमिकल इक्विलिब्रियम के आधार पर हमने रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो ये रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको आप समझ जाइए। आप तो ये जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों तरफ से संपन्न होती है। और ध्यान रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन को किस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर सिंबल है तो यही सिंबल किसको बताता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरणों को देखकर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का पता नहीं चलता है जब तक रासायनिक समीकरण उसमें दर्शाया न जाए। तो अगर किसी रासायनिक समीकरण में इस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है तो मतलब क्या है? कि मतलब वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को दर्शाने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है वो आपके सामने में है। तो हम समझ रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, रासायनिक साम्यावस्था हिंदी में कहा जाता है, क्या है? तो रासायनिक साम्यावस्था का संबंध रिवर्सिबल रिएक्शन से, रासायनिक साम्यावस्था का संबंध रिवर्सिबल रिएक्शन से है। रिवर्सिबल रिएक्शन में अभिकारक उत्पाद बनते हैं और उत्पाद अभिकारक बनते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की वह अवस्था जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की गति रिवर्स रिएक्शन के गति के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि यह कौन सी अवस्था प्राप्त कर लिया है? रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन की वह अवस्था जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की गति रिवर्स रिएक्शन की गति के क्या हो जाए, यानी कि समझिए ना, जितना तेजी से अभिकारक उत्पाद बन रहा है उतने ही तेजी से उत्पाद क्या बन रहा है? अभिकारक बन रहा है। तब इस स्थिति को हम कहते हैं क्या? रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्थिति है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का दर रिवर्स रिएक्शन के दर के बराबर हो जाता है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनने की गति और उत्पाद से अभिकारक बनने की गति क्या हो जाती है? समान हो जाती है। और जब रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में
रिवर्सिबल रिएक्शन पहुंचता है, तब अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद के सांद्रता के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उत्पाद के सांद्रता के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता के क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर सांद्रता का मतलब परमाणुओं से, किससे है, यानी रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में जितना परमाणु अभिकारक के तरफ है सेम टू सेम उतना ही परमाणु उत्पाद के तरफ है, सेम टू सेम उतना ही परमाणु उत्पाद की तरफ है। जब हम कहते हैं कि अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है तो मतलब अभिकारक की मात्रा ज्यादा है, उसके परमाणु बहुत ज्यादा है। और जब हम कहते हैं कि अभिकारक की सांद्रता कम हो गई तो अभिकारक की मात्रा कम हो गई, उसकी परमाणुओं की संख्या कम हो गई। तो सांद्रता का मतलब यहां पर मात्रा से है। मात्रा का मतलब परमाणु संख्या, परमाणुओं की संख्या से है। अब अभिकारक की सांद्रता अधिक है तो अभिकारक की मात्रा अधिक है, उत्पाद की सांद्रता अधिक है, उत्पाद की मात्रा अधिक है। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? रासायनिक साम्यावस्था रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्थिति है जब अब अग्रिम अभिक्रिया के दर, अग्रिम अभिक्रिया का दर रिवर्स रिएक्शन के दर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। अग्रिम मतलब फॉरवर्ड। कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए? रासायनिक साम्यावस्था के आधार पर रासायनिक समीकरणों को, रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भाग में बांटा जाता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक तरफ ही हो रही है उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय, और दोनों तरफ हो रही है उत्क्रमणीय। रासायनिक समीकरणों को देखकर उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का पता तभी लगाया जा सकता है जब रासायनिक समीकरण में उसको बताया जाए। जब तक रासायनिक समीकरण में बताया नहीं जाएगा हम समीकरण को देखकर उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का पता नहीं लगा जा सकता है। समीकरणों में उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बताने के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन को बताने के लिए किस सिंबल का यूज होता है आप देख लिए? कोई दिक्कत? बताइए, समझ गए हर बात को? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ गए? चलिए पढ़िए, तब अगला टॉपिक पर आते हैं। बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को समझे कि नहीं? बातचीत मत करिए। क्लियर? आइए, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न आप लोग बनाइएगा ना, दिक्कत हो ही नहीं सकता। पीछे तो कितना पढ़ा होगा हमको पता है। कौन था जी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग। बातचीत काहे कर रहे हैं? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए कि मैग्नीशियम ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से छोड़कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, समय बीतते बीतते अभिकारकों की मात्रा में कमी आएगी और उत्पाद की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। इसमें कोई दिक्कत है? समय के साथ अभिकारक की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। क्या इस बात में किन्हीं को कंफ्यूजन है? किन्हीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो समय ज्यों ज्यों बीतते जाएगा अभिकारक उत्पाद में बदलते जाएगा। अर्थात ज्यों ज्यों समय बीतते जाएगा अभिकारकों की मात्रा में कमी आती जाएगी और उत्पाद की मात्रा में बढ़ोतरी होते जाएगी। अब आप कहिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में अभिकारक उत्पाद दोनों बनते रहते हैं। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात किए थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को भी अगर हमें समाप्त करना है तो उत्पाद को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन को अपवाद मान ले तो हर रिएक्शन में समय के साथ अभिकारकों की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी और उत्पाद की मात्रा में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में भी अगर अभिक्रिया के छेद से उत्पाद को आप हटाते जाएंगे तो वहां पर भी यही होगा। समय के साथ अभिकारकों की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी और उत्पाद की मात्रा में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इकाई समय में अभिकारकों की मात्रा में आने वाले कमी को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया के वेग कहते हैं। या इकाई समय में उत्पाद की मात्रा में होने वाली बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई समय आप कुछ भी मान सकते हैं, सेकेंड मान सकते हैं, मिनट मान सकते हैं, घंटा मान सकते हैं। इकाई समय के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अभिक्रिया की वेग का मतलब है कि कितना जल्दी अभिकारकों की मात्रा घट रही है या कितना जल्दी उत्पादों की मात्रा बढ़ रही है। जब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है, जब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जानना चाहते हैं कि अभिकारकों की मात्रा में कितनी जल्दी कमी आ रही है और उत्पादों की मात्रा में कितनी जल्दी बढ़ोतरी हो रही है। यही जानने का हम प्रयास करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारकों की मात्रा या अभिकारकों की सांद्रता में आने वाले कमी को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में उत्पाद की मात्रा में होने वाली बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जब हम कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग बहुत धीमा है तो इसका मतलब होगा कि अभिकारकों की मात्रा में बहुत धीमी गति से कमी आ रही है और उत्पाद बहुत धीमी गति से बन रहा है। जब हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग काफी तेज है तो इसका मतलब होता है कि अभिकारकों की मात्रा में तेजी से कमी आ रही है और उत्पाद बहुत तेजी के साथ बन रहा है। तो अभिक्रिया के वेग को दो संदर्भों में हम परिभाषित कर सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को दो संदर्भों में हम परिभाषित कर सकते हैं। एक संदर्भ किसको लेकर? अभिकारक को लेकर। दूसरा संदर्भ किसको लेकर? उत्पाद को लेकर।
समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता या मात्रा में होने वाले कमी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या समय के साथ या इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग का सीधा मतलब होता है कि अभिक्रिया का वेग कम है तो उत्पाद धीमी गति से बनेगा, और अभिक्रिया का वेग बहुत तेज है तो उत्पाद बहुत तेज गति से बनेगा। क्लियर हो गया? और अभिक्रिया के वेग को हम फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, आपके नोट में दिया हुआ है। आइए अब समझते हैं अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। अभिक्रिया का वेग समझ गए आप? समझ गए ना? अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा है तो क्या मतलब हुआ? उत्पाद बहुत तेजी से बन रहा है या अभिकारक बहुत तेजी से घट रहा है? अभिक्रिया का वेग बहुत धीमी है, उत्पाद बहुत धीमी गति से बन रहा है या अभिकारक बहुत धीमी गति से घट रहा है? अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। अब देखिए कि अभिक्रिया का वेग जो भी हो, अभिक्रिया का वेग जो भी हो, उन्हें बाहरी कारकों के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। यानी अभिक्रिया के वेग को बाहरी कारकों के द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। हम बाहरी कारकों का इस्तेमाल करके किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं। तो वे कौन से कारक हैं? वे कौन से कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं? वे कौन से फैक्टर है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर है अभिकारकों का सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सांद्रता का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सांद्रता ज्यादा है मतलब परमाणु ज्यादा, सांद्रता कम है परमाणु कम है। सांद्रता, सांद्र और तनु के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सांद्रता ज्यादा है मतलब परमाणु, सांद्रता कम है तो परमाणु कम है। या सांद्रता के जगह आप मात्रा को भी ले सकते हैं। मात्रा मतलब वेट से उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कहीं पर 1 kg कार्बन है, कहीं पर 2 kg कार्बन है, तो जहां 2 kg कार्बन है वहां कार्बन की सांद्रता ज्यादा है, जहां 1 kg कार्बन है वहां पर कार्बन की सांद्रता कम है। तो अभिक्रिया के वेग को, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने की क्षमता जो रखता है वो रखता है अभिकारकों की सांद्रता। वो करता अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम मान लीजिए 1 kg है और ऑक्सीजन भी क्या है 1 kg। एक दूसरा रिएक्शन वही हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है।
और मान लीजिए यहां पर मैग्नीशियम 2 kg है और यहां पर ऑक्सीजन भी 2 kg है, तो यहां पर दो स्थिति है एक रिएक्शन का। किस स्थिति में रिएक्शन ज्यादा तेज होगा? पहली स्थिति में तेज होगा। पहली स्थिति में जो रिएक्शन है वो तेज गति से होगा, क्योंकि यहां पर अभिकारक की सांद्रता क्या है? ज्यादा। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं अभिकारकों की सांद्रता। जितनी अधिक अभिकारकों की सांद्रता होगी, रासायनिक अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अभिकारक कम है तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी, अभिकारक बहुत ज्यादा है तो अभिक्रिया तेज गति से होगी। यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अभिकारकों की मात्रा जितनी अधिक होगी, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए। अब तो ये समझ गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग सीधा समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रता के। ये हम जान चुके हैं। लेकिन अगर अभिकारक आपका गैस है, अभिकारक आपका गैस है, जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? अमोनिया। यहां पर अभिकारक हमारा क्या है? गैस है। अभिकारक हमारा क्या है? गैस है। तो अभिकारक गैस है, तब अभिकारक की सांद्रता प्रभावित नहीं करते हैं अभिक्रिया के वेग को। अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता तब प्रभावित करेगा जब अभिकारक ठोस रहेगा, द्रव रहेगा या जलीय विलयन रहेगा। लेकिन अगर अभिक्रिया में अभिकारक क्या है? गैस है, तो यहां पर सांद्रता अभिक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। यहां पर अभिक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं कौन? दाब। तो अभिकारक जब हमारा गैस है, रिएक्टेंट हमारा गैस है, तो उन गैसों पर जितना अधिक दाब आरोपित करेंगे, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। अभिकारक अगर हमारा गैस है, अभिकारक हमारा अगर गैस है, तो इन गैसों पर जितना अधिक दाब आरोपित करेंगे, अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। तो जब अभिकारक ठोस रहते हैं, जब अभिकारक द्रव रहते हैं, जब अभिकारक जलीय विलयन रहते हैं, तो अभिक्रिया के वेग अभिकारकों के सांद्रता से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब अभिकारक गैस होते हैं तो अभिकारकों की सांद्रता नहीं प्रभावित करते हैं अभिक्रिया के वेग को। अगर अभिकारक हमारा गैस है तो यहां पर सांद्रता से ज्यादा प्रभावी क्या है? दाब है। अब फिर ठोस और द्रव अभिकारक में दाब प्रभावी नहीं होता है। ठोस और द्रव अभिकारक में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन करता है? अभिकारकों की सांद्रता। और गैसीय अभिकारकों में अभिकारक की सांद्रता किसी भी तरह से वेग को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभावित करते हैं तो कौन? दाब। तो रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ाने के लिए अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करनी पड़ती है। अभिकारक अगर गैस हो तब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए गैस के ऊपर के दाब को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। दाब को क्या करना पड़ेगा? ठोस और द्रव अभिकारकों के संदर्भ में दाब कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, जबकि गैसीय अभिकारक में अभिकारक की सांद्रता कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। क्लियर है? बात समझ गए? तो
अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित किए देख लिए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है दूसरा, पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित किया? अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा दाब। सभी कारकों में अभिक्रिया के वेग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कौन? ताप। या आप इसके जगह उष्मा लिख सकते, क्योंकि उष्मा देने से वस्तु का ताप बढ़ेगा और उष्मा निकालने से ताप घटेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अभी तुरंत हम पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करता है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक गैस है तो दाब प्रभावित करता है। लेकिन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कई कारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? ताप है। ताप। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टेम्परेचर जितना हाई रखेंगे वेग उतना अधिक होगा, यानी उच्च ताप पर अभिक्रिया उच्च दर से संपन्न होती है। तो अभिक्रिया क्षेत्र का तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अभिक्रिया क्षेत्र में तापमान को घटाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी भी कारक में सर्वाधिक प्रभावित करने की जो क्षमता रखता है अभिक्रिया के वेग को, वह कारक कौन है? ताप है। लगभग हर रिएक्शन में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया है तो रिएक्शन पहले का क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। अगर आप अभिक्रिया क्षेत्र में 10 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? दुगुनी गति से बढ़ जाती है। अभिक्रिया का वेग दुगुनी गति से बढ़ जाती है। तो अभिकारक ने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कर सकता है? अभिकारकों की सांद्रता कर सकता है। दाब तब प्रभावित कर सकता है जब अभिकारक गैस हो, अन्यथा नहीं। सबसे ज्यादा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है दाब। अभिक्रिया क्षेत्र के तापमान को या अभिकारक का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो अभिकारक की सांद्रता, दाब और ताप अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अगला कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे उसको समझिए। तो यहां पर हमें 2 प्रकार के अभिक्रिया को समझना पड़ेगा। एक समझना पड़ेगा समान अभिक्रिया क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन क्या है, और दूसरा आपको समझना पड़ेगा विषमांग अभिक्रिया क्या है, हेटेरोजीनियस। समान अभिक्रिया किसे कहते हैं या समान रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और विषमांग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझ जाइए। उसके बाद हम अगले तथ्य को समझ पाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारकों की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? नहीं, ये भी विषमांग हो गया। अमोनिया का उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। अब यहां की परिस्थिति देखिए कि अभिकारक टोटल क्या है, अब बनने वाला उत्पाद भी क्या है? गैस है कि नहीं है? तो यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? समान रिएक्शन है। जब अभिकारक की भौतिक अवस्था, उत्पाद की भौतिक अवस्था छोड़ दीजिए, ये एग्जांपल हम लिए हैं,
लेकिन आप उत्पाद के भौतिक अवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। सिर्फ किसके आधार पर तय होगा कि रिएक्शन समान है या विषमांग? केवल अभिकारक की स्थिति पर। तो जब भाग लेने वाले अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। जब भाग लेने वाले अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। जैसे लोहा की अभिक्रिया सल्फर से कराने पर फेरस सल्फाइड बनते हैं। लोहा भी ठोस, सल्फर भी क्या? ठोस। ये कैसी अभिक्रिया है? क्योंकि अभिकारक का भौतिक अवस्था क्या है? समान है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समान रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन वहीं कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है? ठोस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। ये कैसी अभिक्रिया है? विषमांग अभिक्रिया है। तो समान और विषमांग रासायनिक अभिक्रिया को आप समझे कि नहीं समझे? और ये उत्पाद के आधार पर तय नहीं होता है, ये केवल तय होता है किस पर? अभिकारकों की भौतिक अवस्था पर। तो अभिकारकों की भौतिक अवस्था के आधार पर भी आप रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। अगर अभिकारकों की सारे अभिकारकों की भौतिक अवस्था समान है तो वो क्या होगा? समान। सारे अभिकारकों की भौतिक अवस्था अलग अलग है या अभिकारकों की भौतिक अवस्था अलग अलग है तो वो कैसा रिएक्शन? विषमांग रिएक्शन। अब आप ध्यान दीजिए कि कुछ रिएक्शन में अभिकारकों की संख्या मात्र कितनी होती है? एक होती है। अब कहिए कि जब अभिकारक एक ही हो तब कैसे समझेंगे कि ये समान है विषमांग है? तो जब अभिकारक एक ही है तो वहां समझना ही नहीं है कि समान है कि विषमांग है। समान और विषमांग का क्लासिफिकेशन तब आएगा जब अभिकारक एक से अधिक हो जाए। जब अभिकारक एक से अधिक हो जाए तो जब अभिकारकों की भौतिक अवस्था समान होती है तब उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? समान। और जब अभिकारकों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उसे क्या कहते हैं? विषमांग। तो समान रासायनिक अभिक्रिया विषमांग रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं ना। समान रासायनिक अभिक्रिया विषमांग रासायनिक अभिक्रिया समझ चुके हैं आप। अब आप समझिए कि अगर रासायनिक अभिक्रिया विषमांग है, अगर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? विषमांग है, कब अभिक्रिया का तब अभिक्रिया में अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतनी अधिक होगी। जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतनी अधिक होगी। विषमांग अभिक्रिया के स्थिति में विषमांग अभिक्रिया के स्थिति में अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतनी अधिक होगी। उदाहरण के लिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से कार्बन ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होने से क्या बना? यह एक प्रकार की कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? विषमांग रासायनिक अभिक्रिया है। अब मान लीजिए इसमें कार्बन ठोस है। मान लीजिए कार्बन इतना दूर में फैला हुआ है, कार्बन इतना दूर में फैला हुआ है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसी कार्बन को फैलाकर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या करेंगे? उतना ही कार्बन का अगर फैलाकर बहुत दूर कर देंगे और तब इससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो यह अभिक्रिया क्या होगी? तेज होगी। क्योंकि हमने कार्बन जो थोड़ा जगह पर फैला था उसको ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला दिए, यानी कि हमने अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या किए?
बढ़ा दिए। तो अगर विषमांग अभिक्रिया है, अगर क्या है, विषमांग अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल को जितना बढ़ाइएगा, अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल को जितना बढ़ाइएगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत है? बात को समझ गए? उसी तरह अभिकारक अगर ठोस है तो ठोस अभिकारकों को अगर चूर चूर कर दे, चूर्ण बना दे, तो अभिकारक का अभिक्रिया का वेग क्या होगा? एक अभिक्रिया में अभिकारक ठोस, अभिकारक क्या है, ठोस है। हमने उस ठोस अभिकारक को क्या किए, चूर चूर कर दिए, चूर्ण बना दिए। अब जो अभिक्रिया होगी वो तेज होगी पहले से या धीमी? तेज होगी, क्योंकि जब भी आप ठोस अभिकारकों को चूर्ण बनाइएगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं कि ना? तो अभिक्रिया के दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया के वेग को गैसीय अभिकारक की स्थिति में दाब प्रभावित करते हैं। अभिकारकों के सांद्रता में अभिक्रिया के वेग को सबसे ज्यादा ताप प्रभावित करते हैं, सबसे ज्यादा ताप प्रभावित करते हैं। और अभिक्रिया अगर विषमांग हो, अभिक्रिया अगर समांग अभिक्रिया में पृष्ठ क्षेत्रफल प्रभावी नहीं है। यह भी ध्यान रखना है कि अगर अभिक्रिया समांग है तो पृष्ठ क्षेत्रफल प्रभावी नहीं है। तो अगर विषमांग प्रकृति की रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल में जितना ज्यादा वृद्धि करेंगे अभिक्रिया का वेग उतना तेज होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर अभिकारक ठोस है तो अगर उस ठोस अभिकारकों को चूर्ण बना देते हैं तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस अगर अभिकारक है तो ठोस को चूर चूर करने पर अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किया अभिकारक की सांद्रता, दूसरा दाब, लेकिन केवल गैसीय अभिकारक की स्थिति में। तीसरा प्रभावित किया क्या, ताप। चौथा प्रभावित किया पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन किस में, विषमांग अभिक्रिया में। किस में, विषमांग अभिक्रिया में। तो ये चारों फैक्टर कैसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किए जान गए। पांचवा फैक्टर जो है, पांचवा फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ एलिमेंट। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है नेचर ऑफ एलिमेंट, तत्वों की प्रकृति, तत्वों की प्रकृति। अब तत्वों की प्रकृति कैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं ना, जितना तेजी से सोडियम अभिक्रिया करेगा उतना तेजी से लोहा करेगा, नहीं करेगा। जितनी तेजी से फास्फोरस अभिक्रिया करेगा उतनी तेजी से ऑक्सीजन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा क्रियाशील है, लोहा से ज्यादा क्रियाशील है सोडियम। तो अभिक्रिया के वेग को तत्वों की प्रकृति भी प्रभावित करते हैं। जो तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं
जो तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वह तेजी से रिएक्शन करते हैं, और जो तत्व कम अभिक्रियाशील होते हैं वो धीमी गति से रिएक्शन करते हैं। हम फ्लोरीन से भी अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन से भी अभिक्रिया कराएंगे, तो निश्चित आप करिए कि फ्लोरीन तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी फ्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया होगी वेग अधिक होगा। समान ताप पर क्लोरीन से अभिक्रिया होगा तो वेग कम होगा। क्यों? तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अभिक्रिया के वेग के तत्वों की प्रकृति भी प्रभावित करती है। अभिक्रिया के वेग को तत्वों की प्रकृति भी प्रभावित करती है। जो तत्व जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होता है। अगर तत्व की रिएक्टिविटी कम है, क्रियाशीलता कम है, तो वो धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करते हैं, गैसीय अभिकारकों की स्थिति में दाब प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को सबसे ज्यादा ताप प्रभावित करते हैं, विषमांग अभिक्रिया की स्थिति में पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों का अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और तत्वों की प्रकृति भी अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु तेजी के साथ रिएक्शन करता है, कम अभिक्रियाशील धातु धीमी गति से रिएक्शन करता है। क्लियर हो गया? और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला अगला जो कारक है वो क्या है? कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला अगला कारक कौन है? कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? तो आइए अब उत्प्रेरक को ही समझना है। तो कहिए यहां तक समझ गए हैं? एक बार पढ़िए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले सारे फैक्ट को समझ गए हैं? कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों। बफरिंग हो रहा है क्या? 1-2 सेकेंड। ठीक हो गया ना? अच्छा, उस्मा छेपी का गलत एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं, सही एग्जाम्पल है। चलिए, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए अब केमिस्ट्री समझना बस की बात नहीं है। अब आइए कैटलिस्ट को समझते हैं। चलिए, केमिस्ट्री में माथा दर्द करता है, यहाँ बेहोश होकर दरोगा बना है दोस्तों। आपका तो माथे दर्द कर रहा है कि नहीं है? बहुत लड़का को देखिए बेहोश हो गया था, अब फिर होश आया, पढ़ने लगा। चलिए, हाँ, टेंशन नहीं लीजिए, जब तक नौकरी होगा ऐसे दर्द होगा, नींद आएगा, सब कुछ पर विजय प्राप्त करने में आप सक्षम है, लगे रहिए, नहीं तो फील्ड खाली कर दीजिए क्योंकि बहुत लगा हुआ है। चलिए, समझ में आ रहा है तो इसका कोई दूसरा अर्थ मत निकालिए, सिर्फ क्वेश्चन पर जाइए। समझ रहे हैं कि ना? हाँ,
ऐसा तो नहीं कि समझ कर पढ़ाना है आपको क्लास में जाकर, उस तो है नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम प्रश्नों पर जाकर प्रैक्टिस करिए। और प्रश्न बन रहा है ना सबसे। अब इतना क्लियर करने के बाद अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए केमिस्ट्री को, दूसरा चीज पढ़िए। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। वैसे भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ देना है, दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आइए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक को समझते हैं। कैटलिस्ट क्या है, ध्यान दीजिए कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक पदार्थ है। कैटलिस्ट भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक पदार्थ है। ध्यान दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह बाहरी पदार्थ, वह बाहरी पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, यानी बढ़ा देता है, या और अंत में जस का तस बना रहता है, वही पदार्थ क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह बाहरी पदार्थ है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह बाहरी पदार्थ है, वह बाहरी पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होने पर इसकी स्थिति में, यानी कि उत्प्रेरक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के लिए कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाकर क्या बना, अमोनिया बना। यह रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अपनी गति से हो रही है। लेकिन इसी में अगर लोहा डाल दे, इसी में अगर लोहा डाल दे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया जल्दी समाप्त हो जाती है। चूंकि यह उत्क्रमणीय है तो समाप्त करने के लिए लगातार अमोनिया को क्या करना पड़ेगा, हटाते रहना पड़ेगा। लेकिन लोहा डालने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन जब रिएक्शन समाप्त होता है, जितना लोहा डाले थे उतना लोहा जस का तस बना हुआ है। मतलब लोहा किसकी भूमिका निभा रहा था, उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा था, कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहा था। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ होते हैं, वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई परिवर्तन मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता है। बस ये हो सकता है कि गर्मी से लोहा पिघल सकता है, ये हो सकता है, लेकिन लोहा लोहा ही रहेगा। जितना द्रव्यमान लोहा डाले हैं उतना मौजूद रहेगा अभिक्रिया के क्षेत्र में। तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकते हैं और उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा भी सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उत्प्रेरक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हो सकता है कि वो पिघल करके अवस्था उसकी बदल सकती है उत्प्रेरक का, लेकिन और किसी चीज में परिवर्तन संभव है।
तो ऐसे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, लेकिन अंत में स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस बाहरी पदार्थ को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। उस बाहरी पदार्थ को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। अब आइए कि जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा था, इसमें जैसे ही हम लोहा को डाल देंगे अभिक्रिया का वेग बहुत बढ़ जाएगा, यानी जल्दी जल्दी अमोनिया बनने लगेगा। लेकिन जब पूरी तरह से रिएक्शन समाप्त हो जाएगा, जितना लोहा डालेंगे उतना लोहा मौजूद ही रहता है, लोहा के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी जस का तस लोहा अभिक्रिया के अंत में बना रहता है। यानी कि यहां पर लोहा आयरन उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा। अब आइए कैटलिस्ट उत्प्रेरक की विशेषता। उत्प्रेरक की विशेषता कि एक कैटलिस्ट में क्या विशेषता होनी चाहिए। अब तक 2-3 विशेषता तो आप कैटलिस्ट का समझ ही गए कि कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले बाहरी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? बाहरी पदार्थ होते हैं। अभिक्रिया के अंत में कैटलिस्ट की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन आइए कि उत्प्रेरक की संपूर्ण विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। करा कि फास्ट पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए, अपने से पढ़ लीजिए ना, जल्दी से पढ़ के समाप्त कर दीजिए। क्या फास्ट तो हम चल ही रहे हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है टारगेट बैच में, आपको हम बता रहे हैं, हम देखे हैं। टारगेट बैच में क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ाने आएगा मास्टर, परमाणु अणु 2 दिन करेगा, तीसरा दिन एसिड बेस, चलो बाबू धातु निकालो, और उसके बाद 15 दिन में केमिस्ट्री समाप्त। कहेगा कि ये कैप्सूल कोर्स है। ठीक है ना, नाम क्या रहता है? कैप्सूल कोर्स। हाँ, अब बाद में पता चलता कैप्सूल गया अंदर, रिजल्ट गया बाहर। क्या तो कैप्सूल कोर्स करना है तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है कि नहीं है? जो चीज आपका अभी इतना दिन में 3 चैप्टर समाप्त हुआ है, 3 चैप्टर समाप्त हुआ है ना, 3 चैप्टर डंके की चोट पर समाप्त हुआ है। वो 3 चैप्टर में दरोगा नहीं, एनडीए सीडीएस का एग्जाम देने जाइए तो भी क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो फास्ट फास्ट करिएगा तो बहुत कुछ सोलो सोलो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उत्प्रेरक की विशेषता। नहीं, कुछ लड़के हमसे भी मिलने आते हैं कि बहुत स्लो हो रहा है, तो के लिए स्लो हो रहा है तो आप नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं। मार्केट में जितना भी कोचिंग का नोट है, पढ़कर समझने में हमारा नोट नंबर 1 है। यह हम नहीं, ये विद्यार्थी कह रहा है कि कोई भी अच्छी तरह से नोट को पढ़ेगा तो सारा बात वो खुद ब खुद समझ सकता है, क्योंकि लीक से हटकर कोई बात नहीं दिए हैं, व्यवस्थित तरीके से हर बात को लिखे हैं। बहुत होता है कि पॉइंटर में लिखा होता है 2 पॉइंट इसका यहां है तो 4 पॉइंट पीछे में है, वो बात नहीं। हमारे नोट को आप पढ़िएगा ना, एक व्यवस्थित तरीके से जानकारी को आगे बढ़ाकर द इंड किया गया है। तो आपको फास्ट पढ़ना, आप नोट पढ़िए ना। अलगता नोट पढ़कर नहीं समझ रहे तो आप क्वेश्चन बनाइए ना, बनेगा आपसे। कैटलिस्ट की संपूर्ण विशेषताओं को समझ लीजिए। सबसे पहले कैटलिस्ट की विशेषता है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक कैटलिस्ट उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यानी कि आप कैटलिस्ट का उपयोग किए हैं तो अभिक्रिया समाप्त हो जाने पर कैटलिस्ट के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, न कैटलिस्ट के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक चीज हो सकता है कि कैटलिस्ट की भौतिक अवस्था बदल सकती है। मतलब आप ठोस अवस्था में कैटलिस्ट को डाले हैं तो वो पिघल करके द्रव बन सकता है। कैटलिस्ट के रूप में अगर गैस है तो हो सकता है गैस का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन तापमान बढ़ने घटने अवस्था बदलने के अलावा रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कैटलिस्ट की पहली विशेषता कि अभिक्रिया के अंत में कैटलिस्ट के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है। अब भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है तो इसका मतलब यह नहीं कि भौतिक गुण परिवर्तित होगा ही होगा, लेकिन यह संभव है कि भौतिक गुण और खासकर अवस्था उसकी क्या हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद दूसरी विशेषता कैटलिस्ट का यह याद रखना है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि कैटलिस्ट अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित तो कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन कैटलिस्ट अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। प्रारंभ करने की क्षमता नहीं है। मसलन कहने का मतलब यह है कि आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया शुरू करवा दिए और अमोनिया बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तब इसमें लोहा गिराइए और तब जाकर आपका लोहा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। लोहा कैटलिस्ट की भूमिका अदा करता है यहां पर। लेकिन आपने मान लीजिए कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं करवाए हैं और आप कह रहे हैं कि चलो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन में जाकर लोहा फेंकाओ, अमोनिया धरधरा कर बनने लगेगा। ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। कैटलिस्ट अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। कैटलिस्ट अभिक्रिया के वेग को केवल परिवर्तित कर सकता है। कैटलिस्ट अभिक्रिया के वेग को केवल परिवर्तित कर सकता है, कैटलिस्ट अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट की पहली विशेषता कि अभिक्रिया के अंत में कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन संभव है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन संभव है, बस उसकी भौतिक अवस्था में बदलाव आने की संभावना रहती है, यह भी नहीं कि हो ही जाएगा। कैटलिस्ट अभिक्रिया के दर को परिवर्तित तो कर सकता है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता को आप समझिए। दो विशेषता याद हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी विशेषता कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही जरूरत होती है। कम मात्रा ही जरूरत होती है, यानी कि जहां भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है ना, थोड़ा सा यानी कि बोरा भर भर टेलारी भर भर के कैटलिस्ट लगेगा। एक टुकड़ा लोहा बड़े से बड़े अमोनिया का निर्माण कर सकता है। तो कैटलिस्ट का जो यूज होता है, किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, तो कैटलिस्ट बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ा। जैसे अमोनिया में अभी लोहा गिराए थे, लोहा का एक ढेला ही अभिक्रिया को, बड़े से बड़े अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए काफी है। तो किसी भी रिएक्शन में
इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट जो है, तो कैटलिस्ट की बहुत कम मात्रा ही इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अमोनिया बनाने में लोहा कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल किए थे, तो लोहा का एक ढेला इतना लोहा ही बड़े से बड़े अमोनिया वाला रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में सक्षम होता है। बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए। तीन विशेषताओं को समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में कैटलिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैटलिस्ट अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट की थोड़ी मात्रा ही आवश्यक होती है, कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथी विशेषता कैटलिस्ट का है कि कैटलिस्ट चूर्ण के रूप में, उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में ज्यादा प्रभावी होता है। अगर उत्प्रेरक आपका गैस है, द्रव है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कैटलिस्ट गैस है या द्रव है तब तो कोई दिक्कत, लेकिन अधिकांश जो उत्प्रेरक इस्तेमाल हो रहे हैं वर्तमान समय में भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दरमियान, उसकी प्रकृति प्रायः क्या है? ठोस है। इस्तेमाल होने वाले अधिकांश उत्प्रेरक की अवस्था क्या है? ठोस है। क्या दोस्तों? ठोस है। लेकिन ठोस है, और उन ठोस उत्प्रेरक को अगर आप चूर्ण में बदल दीजिएगा तो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक अभिक्रिया को ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। चूर्ण के रूप में उत्प्रेरक अभिक्रिया को ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में ही प्रभावी है। अधिकांश उत्प्रेरक जो ठोस है वो किस अवस्था में ज्यादा प्रभावी होते हैं? पांचवा विशेषता उत्प्रेरक की पांचवी विशेषता यह है, कैटलिस्ट की पांचवी विशेषता है कि एक उत्प्रेरक प्रायः एक ही विशेष रासायनिक अभिक्रिया में उपयोगी होते हैं। यानी कोई एक कैटलिस्ट कोई एक ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए कि अभी अमोनिया बनाए थे, कौन कैटलिस्ट डाले थे? क्या डाले थे? लोहा। तो आप कहिएगा कि हर जगह लोहे डालकर काम चला लेंगे? नहीं, लोहा यहां पर कैटलिस्ट की भूमिका अदा करता है, हर जगह जाकर लोहा कैटलिस्ट नहीं बन सकता है। तो कोई एक उत्प्रेरक किसी एक ही विशेष रासायनिक अभिक्रिया में उपयोगी होता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में नहीं। यानी अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक चाहिए। एक ही उत्प्रेरक से कहिएगा पूरा रिएक्शन कंप्लीट करवा देंगे, अमोनिया से लोहा निकालकर सल्फ्यूरिक एसिड में गिराएंगे, फिर लोहा निकालकर नाइट्रिक एसिड बनाने में गिराएंगे, नहीं चलेगा। काम में लोहा केवल यहीं पर आपका कैटलिस्ट की भूमिका अदा कर रहा है। तो कोई एक उत्प्रेरक किसी एक ही प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। हो सकता है वो किसी और में हो, लेकिन सामान्यतः हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। क्लियर है? बात समझ गए ना? छठी विशेषता पर आइए। केमिकल इक्विलिब्रियम समझ रहे थे? जैसे कि
ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? और इसी रिवर्सिबल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल यानी कि रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम वह स्थिति था जब अग्रिम अभिक्रिया का वेग रिवर्स वाले से बड़ा, रिवर्स वाले के क्या हो गया, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग रिवर्स रिएक्शन के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट की क्या भूमिका होगी? अगर मान लीजिए आप समझे कि कैटलिस्ट क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को, या अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया का वेग बढ़ने का मतलब उत्पाद तुरंत बनकर रेडी, अभिक्रिया का वेग घटने का मतलब उत्पाद धीमी गति से बनेगा। लेकिन जब रिएक्शन क्या हो, रिवर्सिबल हो, ये तो कभी समाप्त नहीं होगा। होगा, समाप्त होगा जब हम उत्पाद को अभिक्रिया के क्षेत्र से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। लेकिन वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन समाप्त होगा, नहीं होगा। तो इसमें कैटलिस्ट को आप डाल दीजिएगा तो क्या होगा, इसमें कैटलिस्ट को डाल दीजिएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट की भूमिका होता है कि वह बहुत जल्द ही क्या ला देगा, रासायनिक साम्यावस्था में ला देगा। तो जब रिएक्शन रिवर्सिबल वाला हो और उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलिस्ट, क्योंकि यहां पर अभिक्रिया के दर बढ़ाने घटाने का कोई फर्क नहीं है, कैटलिस्ट यहां रिवर्सिबल रिएक्शन में अभिक्रिया के दर को बढ़ाकर भी क्या करेगा, वो अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा, उत्पाद तेजी से बनेगा तो अभिकारक भी तेजी से बनने लगेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की स्थिति में अभिक्रिया को बढ़ाने घटाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन इसमें अगर हम कैटलिस्ट की भूमिका को देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट का भूमिका होता है कि तुरंत ही रिवर्सिबल रिएक्शन को किस स्थिति में ला देना, साम्यावस्था में ला देना। तो कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत कम समय में स्थापित कर देते हैं क्या, रासायनिक साम्यावस्था में। क्लियर हो गया, समझ गए बातों को। अगली विशेषता समझिए कि सबसे अच्छा उत्प्रेरक कौन होगा, सबसे अच्छा उत्प्रेरक कौन होगा। तो सबसे अच्छा उत्प्रेरक होते हैं कौन, ट्रांजिशनल एलिमेंट, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, आप इसे संक्रमण धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे संक्रमण तत्व क्या है, पेरियोडिक टेबल पढ़िएगा ना, तो पेरियोडिक टेबल में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जितने भी तत्व उसे क्या कहते हैं। तो पेरियोडिक टेबल में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट जितने भी है, लोहा ट्रांजिशनल एलिमेंट है, क्रोमियम ट्रांजिशनल एलिमेंट है, प्लेटिनम ट्रांजिशनल एलिमेंट है। लोहा, क्रोमियम, प्लेटिनम का बहुत इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट के रूप में। तो उत्प्रेरकों में सबसे जो उत्तम उत्प्रेरक होते हैं वह कौन तत्व होते हैं, वे संक्रमण तत्व होते हैं। आप लगभग उत्प्रेरकों में पढ़े होंगे, लोहा, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सब कई सारे रिएक्शन में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता, और ये सब क्या है, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्व जो है वह सबसे ज्यादा, संक्रमण तत्व सबसे अच्छे उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे जलवाष्प भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, अधातु के ऑक्साइड भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन सभी उत्प्रेरकों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक कौन होते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब हमको लगता है कि उत्प्रेरक के सारे विशेषताओं को समझ गए। एक बार देख लीजिए तो कोई विशेषता नहीं भी समझे आप।
चलिए, रितेश कुमार को नींद आ रहा है, रितेश कुमार बनना है दरोगा, आ रहा है नींद, जागिए। ये नहीं देख रहा कि कितना बड़ा लक्ष्य तय कर लिए है। क्लास बहुत फंस रहा है। क्लास तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक आध सेकंड के लिए कभी इधर उधर होता होगा तो। क्या कहिए, कोई दिक्कत? कैटलिस्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कोई किसी नंबर में दिक्कत है क्या? अब आइए, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, चलिए उत्प्रेरक के प्रकार। 3 नंबर नहीं समझे, देखिए 3 नंबर में क्या है। रासायनिक अभिकेरक में उत्प्रेरक के अल्प मात्रा के ही जरूरत होती है, ये तो बता दिए हैं। 7 नंबर देख रहे हैं। हाँ, उत्प्रेरक के प्रयोग से 7 नंबर में कह रहा है, अरे ध्यान दीजिए, 7 नंबर में कह रहा है कि उत्प्रेरक के प्रयोग करने पर अभिकारकों में बने उत्पादों की प्रकृति में कोई अंतर, मतलब 7 नंबर ये कह रहा है कि आपने बिना उत्प्रेरक का बनाया क्या? अमोनिया। क्लियर है? एक बार बिना उत्प्रेरक का हम क्या बनाए? अमोनिया। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जहां उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता तो नहीं होगा, तो अभिक्रिया नहीं होगी, होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तैयार किया अमोनिया, तो क्या इस अमोनिया में डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 7 नंबर में यही कह रहा है कि उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने से उत्पादों में कोई अंतर नहीं आता। उत्पाद की प्रकृति में थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने से। क्लियर है? बात समझ गए? अब आइए उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक के और उत्प्रेरक के प्रकार में सिर्फ परिभाषा याद रखना, सिर्फ पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसका मतलब होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला। और ठीक इसका उल्टा होता है क्या? निगेटिव कैटलिस्ट। तो अभी आप समझे कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है कैटलिस्ट, बढ़ाता भी है। और तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला क्या कहते हैं? घटाने वाला? सीधा सवाल है। निगेटिव कैटलिस्ट कौन है? जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन है? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। सीधा सवाल। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हम संपन्न कराएंगे तो हम चाहेंगे कि अभिक्रिया का वेग घट जाए, हम चाहेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए। तो केमिस्ट्री के दुनिया में लगभग जितने भी उत्प्रेरक है वो लगभग किस प्रकार के? पॉजिटिव ही है, क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक की जरूरत है नहीं। तो अधिकांश जो उत्प्रेरक प्रचलन में है उसकी प्रकृति क्या है? कुछ गिने चुने उत्प्रेरक ही है जो क्या है, नहीं तो अधिकांश उत्प्रेरक क्या है? पॉजिटिव। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटाते हैं उसे क्या कहते हैं? निगेटिव कैटलिस्ट। 1-2 एग्जाम्पल आपके नोट में दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा। तीसरा है ऑटो कैटलिस्ट।
तीसरा है आपका ऑटो कैटलिस्ट, यानी क्या, स्व उत्प्रेरक। एकदम परिभाषा सिर्फ इसका याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्व उत्प्रेरक क्या है? ऐसा उत्प्रेरक, कभी कभी रिएक्शन में क्या होता, उत्पाद बनते जाता, अभिक्रिया का दर बढ़ते जाती। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें उत्पाद बनते जाते हैं और अभिक्रिया का दर बढ़ते जाता है। उत्पाद बनते जाते हैं, अभिक्रिया का दर। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनते जाते हैं और अभिक्रिया का दर बढ़ते जाता है, तो इसका मतलब उत्पाद ही किसकी भूमिका अदा कर रहा है? कैटलिस्ट की भूमिका अदा कर रहा है। और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही कैटलिस्ट की भूमिका अदा करे, उसे क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। तो ऑटो कैटलिस्ट कोई बाहरी पदार्थ नहीं होता है। ऑटो कैटलिस्ट प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, जो अभिक्रिया के दर को क्या करते जाता है? तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाला कैटलिस्ट पॉजिटिव, अभिक्रिया के दर को घटाने वाला कैटलिस्ट निगेटिव। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे, ऑटो कैटलिस्ट। चौथा टाइप का कैटलिस्ट है समांग उत्प्रेरक। समांग उत्प्रेरक, होमोजीनियस। होमोजीनियस जब अभिकारक और उत्प्रेरक बनने वाले तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। अगर तीनों ठोस है तो उत्प्रेरक आपका, अगर तीनों द्रव है तो उत्प्रेरक आपका, तीनों गैस है तो उत्प्रेरक आपका। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद की भौतिक अवस्था समान है, उत्प्रेरक, उत्पाद, अभिकारक का भौतिक अवस्था समान है, तो उसे क्या कहते हैं? समांग उत्प्रेरक। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तब उसे आप क्या कहिएगा? विषमांग उत्प्रेरक। अगर ऐसा नहीं है, अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं है, तब उसे आप क्या कहिएगा? विषमांग उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। अब पांचों उत्प्रेरक का आपको परिभाषा याद हो गया ना, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, आप क्वेश्चन पर जाइएगा। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो अभिक्रिया के दर को घटाते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट। जब अभिक्रिया के दौरान उत्पाद ही कैटलिस्ट की भूमिका में आ जाए, ऑटो कैटलिस्ट। अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो तो समांग उत्प्रेरक। भौतिक अवस्था समान ना हो तो उत्प्रेरक को आप कितने भागों में बांट सकते? 5 भागों में बांट सकते। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, नोट में जो है ना, नोट में प्रमुख उत्प्रेरक दिया हुआ है, देख रहे हैं? अमोनिया निर्माण का हाइबर विधि में कौन उत्प्रेरक? लोहा। मेथिल अल्कोहल के निर्माण में कौन उत्प्रेरक? जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के संपर्क विधि में कौन उत्प्रेरक? प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटा। नाइट्रिक अम्ल निर्माण के ओस्वाल्ट विधि में कौन उत्प्रेरक? प्लेटिनम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन उत्प्रेरक? निकेल। क्लोरीन उत्पादन के डीकन विधि में कौन उत्प्रेरक? 6 उत्प्रेरक है ना, 6 उत्प्रेरक और 6 उत्प्रेरक है और 6 एंजाइम है। 6 उत्प्रेरक, 6। इसको याद करके आइएगा अगले क्लास में, तब अगला क्लास में केमिकल बॉन्डिंग को समाप्ति कर देंगे।
पेरियोडिक टेबल, हाँ बिल्कुल पेरियोडिक टेबल है तो उसको भी पढ़ाएंगे, फैन पढ़ाएंगे। फिजिक्स से स्टार्ट होगा, अब केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे तब ना। फिर से बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। का है जी, वीडियो पढ़ा हुआ देखिए ना। ऑर्गेनिक नहीं समझे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा केमिस्ट्री भी नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट ठीक है। बाकी सारा सब्जेक्ट पूरा 100% समझना होगा। ठीक है दोस्तों।